students and namaste. I'm Shani Gupta and welcome to my channel The Shining Stars. तो कैसे हैं मेरे सब शाइनिंग स्टार्स? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल, यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम ऑल्सो. सो आपको पता है जैसे कि मे बी ये जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो चुका होगा. मे बी दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन दिस फर्स्ट फेब ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ फेब, दैट इज ऑन 6th of Feb. Maybe it might be. So don't lose your hope, just prepare best for the exam and give your best and don't lose the hope. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 5, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोज. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल डेफिनेटली अपलोड द वीडियोज ऑन रेगुलर बेसिस, so kindly apologize for the same. So let's get started with the next unit, that is मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम पढ़ेंगे मीन के बारे में. ठीक है, अर्थमेटिक मीन, देन उसके बाद हार्मोनिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा. ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. कंबाइंड मीन के क्वेश्चंस कई बार पेपर में आते हैं तो वो भी मुझे टच करने हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था एमसीक्यूज पे मैं डायरेक्टली जंप नहीं कर सकती हूँ डेफिनेटली. तो मुझे हर एक पोर्शन को थोड़ा थोड़ा टच करना है, सो दैट कि आप आंसरेबल हो पाओ हर एक क्वेश्चन के लिए. ठीक है, तो सो दैट कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, so that is my main priority as well as agenda also. So keeping in view the mind of all these types of questions, I have prepared this unit, keeping in consideration the combined mean questions, corrected mean questions, find the missing values or missing frequencies also. Then अगर हम करते हैं डायरेक्ट, अगर अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज. ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, स्टिल इफ यू हैव सम डाउट्स रिगार्डिंग दिस वेरी सीरीज, you can watch my lectures regarding unit number 4. In that very particular videos I have clearly explained what are individual series, what is discrete series and what is continuous series. So do watch those videos first and then come to these lectures. Clear? Okay, let's get started with the unit number 5. सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को थोड़ा सा पहले मैं डिफाइन करूंगी कि होता क्या है, सो दैट कि मैं आगे जितनी भी टर्म्स बोल पाऊँ वो आपको इजीली समझ आ पाए. ठीक है, तो जब भी हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं ना, ओके 1 मिनट, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखो, मेजर्स तो मीन्स कुछ मेजर्स होंगे जिसकी हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब सेंट्रल टेंडेंसी से मेरा क्या मतलब है, सेंट्रल टेंडेंसी से मेरा मतलब है कि ऐसी कुछ एक वैल्यू, ठीक है, अगर मैं एक ऐसा मेजर है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, वैल्यूज जो है वो एक टिपिकल वैल्यू जो पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, एक वैसी सिंगल वैल्यू या वैसी टिपिकल वैल्यू जो पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है. मीन्स अगर आपके पास पूरी सीरीज है और एक वैल्यू इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है. सपोज आई हैव डेटा रिगार्डिंग 2, 4, 6, 8 एंड 10. ठीक है, तो अगर मैं इसका मीन वेट निकालती हूँ तो लेट अस सपोज वो 6 है. अब ये जो 6 है ये पूरी सेट ऑफ सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, लेट अस सपोज कि मैंने बोला ये जो मीन हाइट निकल के आई है दैट इज 6. अभी हम इस पे करेंगे सारे, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रही हूँ. ठीक है, जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. अगर मैंने आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो लेट अस सपोज मीन का फॉर्मूला है सम डिवाइडेड बाय नंबर इन अ लेमैन लैंग्वेज. ठीक है, तो मैंने इन सबका सम किया और डिवाइडेड बाय इसका 1, 2, 3, 4 एंड 5 किया, तो ये मीन हाइट निकल के 6 ही आएगी. ठीक है, तो ये जो 6 है ये पूरी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पूरा ये जो सेट ऑफ डेटा है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लम्जी हो गया है, नॉट टू वरी. ठीक है, तो ये 6 से बता रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स की हाइट इससे कम होगी और कुछ स्टूडेंट्स की हाइट इससे ज़्यादा भी हो सकती है. तो ये 6 पूरे सेट ऑफ सीरीज को रिप्रेजेंट करता है. तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन, इस तरह की वैल्यू को हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, तो अब कौन कौन से मेजर्स है जिनकी हेल्प से हम ये जो टिपिकल वैल्यू है पूरे सेट ऑफ सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, तो वो मेजर्स कौन कौन से हैं, दे आर मीन. ठीक है, दे आर मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है, तो ये मेजर्स है जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं,
फाइंड आउट कर सकते हैं। और फर्दर ये जो मीन है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अभी हम आएंगे 1 by 1। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, क्या हो गया इसको, ओके, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, फिर से बता देती हूँ मैं, ज्योमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन एंड द थर्ड वन इज हार्मोनिक मीन। व्हाई आई हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। क्लियर? तो इन तीनों को भी हम थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफली स्टडी करेंगे कि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आया तो सो दैट यू आर आंसरेबल। ठीक है, तो 1 by 1 चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मीन है ना, मीन को ही हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस, तो मीन को ही हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस आए अर्थमेटिक मीन के रिगार्डिंग या मीन के रिगार्डिंग तो इट्स वन एंड द सेम थिंग है। आपको ऐसा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मीन कुछ और है या अर्थमेटिक मीन कुछ और है, दोनों का मतलब एवरेज निकालना ही है। ठीक है, एवरेज ही बोलते हैं, एवरेज निकालने को ही हम मीन बोलते हैं, एवरेज को ही हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार, इस तरह से एक्स उसके ऊपर बार। क्लियर? ओके, अब क्या क्या एक अच्छे, जैसे हमने क्लासिफिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी ना, अगर आपको जिन स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहे हैं आपको पता होगा कि वहाँ पे हमने स्टडी किया था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक अच्छी क्लासिफिकेशन के लिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एक अच्छे टेबल के लिए। ठीक है, तो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेबल। सिमिलर वे में हम यहाँ पे लाइक वाइज स्टडी करना है व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड एवरेज। एक अच्छी एवरेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर सेट ऑफ डेटा। जो हमारा इंटायर, जैसे मैंने अभी आपको एक ऊपर ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके बताया कि जब हम एक इंटायर सेट ऑफ डेटा लेते हैं तो ये एक टिपिकल वैल्यू पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है। अभी जैसे हम क्वेश्चंस पे आएंगे ना आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना देते हुए वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ये पॉइंट कैसे प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो पूरे सेट ऑफ सीरीज को एक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ना, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। देखो एक ही टिपिकल वैल्यू मुझे पता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, तो इजी है इसको अंडरस्टैंड करना कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सपोज यू हैव 2, 4, 6 एंड 8, आपको पता है इन सबको प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस डिवाइडेड बाय इसी का नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 4 ऑब्जर्वेशन, तो जितना सम होगा डिवाइडेड बाय इसका नंबर। तो आपको पता है इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल टू कैलकुलेट है, तो इट इज सिंपल। ठीक है, सिंपल टू कैलकुलेट। क्लियर? तो इट हैज़ द सिंप्लिसिटी फीचर ऑल्सो, तो सिंपल टू कैलकुलेट है, इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे पता है जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम कर दूंगी, डिवाइडेड बाय नंबर कर दूंगी, तो मुझे इजीली मैं इसको कैलकुलेट भी कर सकती हूँ और मेरे लिए समझने में भी आसान है। सपोज मुझे पता है कि अब यहाँ पे जो इसका आ रहा है, लेटर सपोज कि 4.5 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी मीन वैल्यू निकल कर आती है तो वो पूरे सेट ऑफ सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, एक टिपिकल वैल्यू। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू जो है वो पूरा होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, इसलिए ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है दैट इज मीन, अर्थमेटिक मीन, इसे हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं ऑफ द इंटायर सेट ऑफ डेटा। ये इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है, सिंपल टू कैलकुलेट भी होता है और एक एब्सोल्यूट नंबर होता है। मैंने बोला ना जैसे 4.5 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो एक एब्सोल्यूट नंबर है, एग्जैक्ट है कि यही वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, तो एक एब्सोल्यूट नंबर की फॉर्म में आएगा। रिजिडली डिफाइन होता है, डेफिनेटली इट इज रिजिडली डिफाइन। व्हाई इज इट सो? क्योंकि मुझे पता है प्रॉपरली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज प्रॉपरली डिफाइंड। ठीक है, प्रॉपरली डिफाइंड कैसे? क्योंकि मुझे पता है ना सम डिवाइडेड बाय नंबर है, तो जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करूंगी, सम डिवाइडेड बाय नंबर, तो एक गिवन वैल्यू ही निकल कर आएगी। ठीक है, तो प्रॉपरली एक्सप्लेन हो रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या इससे निकल कर आया। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी एक इसकी खासियत है, एक क्वालिटी है कि ये प्रॉपरली एक्सप्लेन हुआ होना चाहिए। क्लियर? इट डज नॉट रिक्वायर अरेंजिंग द डेटा। जैसे भी मेरे पास डेटा है मैं उसको एज इट इज जो है कैलकुलेट करना स्टार्ट
स्टार्ट कर सकती हूँ, प्रोसीड कर सकती हूँ अपनी कैलकुलेशंस के लिए। पहली बात ये नहीं है कि मुझे अपने डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास सपोज करो 2, 6, 4, 1, 5 है, तो मुझे इस डेटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं जैसे ये डेटा है एज इट इज ही अपनी कैलकुलेशंस कर सकती हूँ, चाहे मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके कैलकुलेट करूँ, चाहे मैं डायरेक्टली एज इट इज इसको अगर मीन वैल्यू कैलकुलेट भी करती हूँ तो मेरा आंसर सेम आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में करूँगी तो अलग आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँगी तो अलग आएगा, और अगर डायरेक्ट वे में यूज़ कर रही हूँ तो अलग आएगा। नो, ठीक है। तो ये इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं अपने डेटा को अरेंज करूं या ना करूं, तो इसलिए हम डेटा को अरेंज नहीं करते हैं। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें हम एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट फर्दर जो है हमारे एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें भी जो है हमारा मीन जो है वो हेल्पफुल रहता है। ठीक है, जैसे सपोज करो हो सकता है मुझे 2-3 फैक्ट्रीज के एवरेज जो है वो वेट दिए गए हों, प्लस मुझे ये भी पता है कि हर एक फैक्ट्री में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी दोनों फैक्ट्रीज के मुझे पता है और दोनों फैक्ट्रीज का मुझे एवरेज वेट भी पता है। तो इसकी हेल्प से मीन भी है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी है, तो मैं कंबाइंड मीन भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स जो फर्दर एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस है वो भी मैं कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ मीन। ठीक है, सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एवरेज दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। क्लियर? तो इनको थोड़ा सा मुझे पढ़ाना ज़रूरी है सो दैट कि मैं हर एक कंसेप्ट जो है ना वो टच कर पाऊँ, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएँ तो आप हर तरह के क्वेश्चंस आंसर दे पाओ और हम इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है, ओके। अब देखो, जो मीन को कैलकुलेट करना है सबसे पहले हम 1 बाय 1 अब इस पे चलेंगे। तो ये जो अब मेरे 2 से 3 लेक्चर्स में भी बन सकते हैं वो मीन के रिगार्डिंग ही होंगे। तो लेट अस सी कि कितने लेक्चर्स में ये मेरा मीन जो है अर्थमेटिक मीन ख़त्म हो पाता है। ठीक है, मोड पे और मीन पे मीडियन पे कोशिश करूँगी एक एक लेक्चर में ही कवर हो जाए। ठीक है, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अर्थमेटिक मीन। अब ये जो कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन है, इस पे मैंने एक देखो टेबल बनाया है। इसी में आपके मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड में फॉर्मूलेस बताया है। इन द केस ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज है, एक तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, आपको पता है जब भी हम मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। यहाँ पे देखो मैंने मेथड्स भी बताए हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड जिसे हम कोडिंग मेथड भी कहते हैं। तो इन 3 मेथड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और 3 सीरीज है हमारे पास, ये आप पढ़ चुके हो ना, इंडिविजुअल सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट कौन सी है और कॉन्टिन्यूस कौन सी सीरीज है। वन थिंग, अब आपको क्या, लेकिन आपको पता है ये जो है आपका एग्जाम वो कौन सा पेपर है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, इट इज़ नॉट द सब्जेक्टिव वन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड ही लगाओ, क्योंकि हमें इतनी हैवी कैलकुलेशंस नहीं आते हैं। सिंपल कैलकुलेशंस होती है जो हम डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिंपली जो आपको ऑब्जर्वेशंस है, फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया इन द केस ऑफ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस है, सम डिवाइडेड बाय नंबर किया, आंसर आ गया। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, हमें एज्यूम मीन लेना पड़ता है, और स्टेप डिविजन मेथड में क्या होता है, हमें एज्यूम मीन के साथ साथ हमें डिवाइडेड बाय कांस्टेंट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो एज्यूम मीन के साथ साथ हम कांस्टेंट के साथ भी इसको डिवाइड करते हैं, तो ये थोड़ा सा और लेंथी हो जाता है। तो हमें अपना टाइम सेव करना है, हमें स्मार्टली प्ले करना है हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर शॉर्टकट मेथड यू कैन गो विद इट, बट यू डोंट हैव टू यूज दिस स्टेप डिविजन मेथड बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दो इट इज़ वेरी in a shortcut way, but you don't have to use this very method. Why? The reason is बिकॉज कैलकुलेशन से बहुत स्मॉल हो जाती है, वहाँ पे एग्जैक्टली 2, 1, 3, 4 इस तरह से आते हैं जिसको आप इजीली प्लस माइनस कर सकते हो। बट आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना ये, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको इतना दूर जाना ही क्यों, आपको आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करो, जिसके साथ आपको डिवाइड करना है डायरेक्ट अपनी कैलकुलेशंस करो एंड यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, तो इतनी हैवी कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं, जेके एसएसबी में स्पेशली नहीं आते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने देखो सीरीज बनाई इसी तरह से,
इंडिविजुअल सीरीज में अगर मुझे डायरेक्ट मेथड देखना है तो मैं सिर्फ डायरेक्ट मेथड के साथ ही चलूँगी। मैं शॉर्टकट मेथड पे या स्टेप डेविएशन पे कोई क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी कि कैसे हम स्टेप डेविएशन को यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने ऑफलाइन बैच में किया था, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइम होता है और स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी होती है ना, मैम बताइए कैसे करना है, कैसे होगा, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं डायरेक्ट मेथड के साथ ही चलूँगी और आपको भी डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन आपको शॉर्टकट मेथड के भी फॉर्मूलेज याद रखने हैं, स्टेप डेविएशन का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। इनकेस अगर वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है ना, तो फिर 4 ऑप्शंस में से आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टकट मेथड जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है। स्टेप डिवीजन में क्या फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो सेम वे स्टेप डेविएशन भी इस तरह से, ओके। तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको याद रखने हैं। अब कैसे याद रखने हैं वो भी मैंने अपने ऑफलाइन, अगेन यहाँ पे अब इतना टाइम नहीं है ना, इन द फ्यूचर, ठीक है, जब मैं दोबारा से इसकी सीरीज स्टार्ट करूँगी, जब कोई नई नोटिफिकेशन आएगी और अगर आप चाहोगे कि मैं दोबारा से एक डिटेल बैच स्टार्ट करूँ, तो वहाँ पे हो सकता है कि मैं पूरा 1 बाय 1 स्टेप, फिर हमारे पास काफ़ी टाइम होगा ना, फिर हम आराम आराम से सभी को, क्योंकि मेरा एक ये भी मोटिव रहता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो फॉर्मूलेस को क्रैम ना करें, तो मैं फॉर्मूलेस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ इंस्टेड ऑफ द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करते हो, मेरा फोकस होता है फॉर्मूलेज आपके माइंड में बैठ जाओ, वो कैसे बैठने, क्योंकि कितने सारे यूनिट्स होते हैं, कितने सारे फॉर्मूलेज, और अब हमारे जितने भी यूनिट्स आने वाले हैं आपको पता होगा वो सारे फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा होंगे अब, इंस्टेड ऑफ 1 और 2 1 यूनिट ओनली, दैट इज डेमोग्राफी। वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है, वहाँ पे आपको वैल्यूज़ याद रखनी है बस, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितने भी यूनिट्स हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। तो कितने सारे फॉर्मूलेस दिमाग में बिठाना ना, और स्पेशली नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, तो वो मेरी प्रायोरिटी रहती है कि फॉर्मूलेस कैसे आप याद रखो। तो वो साथ साथ ट्रिक्स कह सकते हो, जैसे भी वो बताती हूँ मैं, बट देखते हैं यहाँ पे कितना बता पाते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज, आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशंस होती हैं इस तरह से, है ना। तो हम डायरेक्टली इसको प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 3, जैसे 5 + 3 8 9 10, तो 10 डिवाइडेड बाय नंबर कितना है 1 2 एंड 3, तो 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू जो भी 3.33, जो भी इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, मीन वैल्यू, दैट मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम मीन्स ये जो 5 + 3 + 2 डिवाइडेड बाय नंबर मीन्स हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर इन अ सीरीज, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज बाय यूजिंग डायरेक्ट मैथड। क्लियर, ओके। अब देखो ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है जो कि 1 मिनट, यही फॉर्मूला अब डिस्क्रीट सीरीज में कैसे बना। आपको पता है यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जर्वेशंस होती थी, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं थी। और डिस्क्रीट सीरीज का कौन सी होती है, जिसमें ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, तो बन जाती है वो डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। दैट मीन्स अब हमें एक्स भी गिवन होगा और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स था ना डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक्स ही था ना इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, तो हमने इस एक्स का ही प्लस करना था, डिवाइडेड बाय एन करना था, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, क्लियर। तो यहाँ पे अब एक्स के साथ साथ एफ भी है, तो अब मैं क्या करूँगी, एफ को इसके साथ जोड़ दूंगी, मीन्स एफ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा फॉर्मूला बन गया एफ इंटू एक्स, क्लियर। अब डिवाइडेड बाय ये जो एन है, ये एन कौन सा होगा, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं होगा। जहाँ पे भी आपके क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी आ गई ना, तो आपके दिमाग में अंडरस्टूड होना चाहिए, अब मेरा जो डिनोमिनेटर है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं होगा, बल्कि वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा, 100% इन ऑल केसेस,
ठीक है। तो अब जो मेरा फॉर्मूला होगा वो समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। कुछ बुक्स में एन ही लिखा होता है, तो एन को स्पेसिफाई किया होता है कि दिस एन इज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसे हम बोलते हैं समेशन। ठीक है, ये जो मैंने इस तरह से साइन बनाया ना, इसे हम समेशन का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो अंडरस्टूड होना है कि जब भी किसी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो एन है, एन इज इक्वल्स टू व्हाट इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए यार, डिस्क्रीट सीरीज में तो एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी आती है। तो ये एन जो है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में ही रहेगा, क्योंकि वहाँ तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं ना, इसलिए नंबर था। ठीक है, अब जहां जहां भी फ्रीक्वेंसी आ गई तो वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही रहेगा। क्लियर? तो दैट इज ओनली द रीजन वाई एन इज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यू हैव टू राइट दिस। क्लियर? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, या फिर आप समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी लिख सकते हो एक्स बार। ओके, अब देखो, आप देख रहे हो कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी सेम फॉर्मूला है, एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। वाई इज इट सो? बिकॉज ये बुक्स में नहीं लिखा होगा, ना ही आपको देखने को वहां पे मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में इन द केस ऑफ क्लास इंटरवल्स होती है ना हमारे पास सीरीज। ठीक है, तो जब भी हमारे पास सीरीज क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आपको एक्स गिवन है। ठीक है, एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेकिन एक्स आर इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, है ना, लाइक दिस। यहाँ पे 2 4 कुछ भी होगा, 20 to 30, 2 4 5। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिड वैल्यूज निकालते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि एफ एक्स को निकालने के लिए मुझे एक्स चाहिए ना। तो x मुझे कैसे मिलेगा, x तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो क्लास इंटरवल शो हो रहा है, यहाँ पे मुझे x निकालना पड़ेगा। तो x कैसे निकालते हैं हम, मिड वैल्यू कैलकुलेट करके। ठीक है, और मिड वैल्यू का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर 4 में बताया है, वहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियोस को देखिए। ठीक है, जो भी लेक्चर 4 5 6 है वहाँ पे देखिए, और उसके बाद आप इस लेक्चर पे आना। ठीक है, वीडियो पे आना। अब 0 to 10 को डायरेक्टली अगर मैं करूँ तो 5 आता है, 10 to 20 के बीच की वैल्यू है 15, 20 to 30 के बीच की वैल्यू है 25। तो ये अब मुझे x मिल गया। आप देख रहे हो, अब ये फिर से कौन सी सीरीज बन गई, ये फिर से मेरे पास सीरीज बन गई है डिस्क्रीट सीरीज। देख रहे हो आप, अगेन यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज ही बन के आ गई है। तो कॉन्टिन्यूस को मैंने अगेन किस में बना दिया, डिस्क्रीट सीरीज में बना दिया। इसलिए जो यहाँ पे फॉर्मुलेज हैं, जो भी डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मुलेज हैं, वही कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मुलेज रहेंगे। क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टूड। ओके, तो इसलिए हम एक जो भी कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसमें आप देखो पहले आप उसको डिस्क्रीट ही बनाते हो, क्योंकि मिड वैल्यूज निकालते हैं ना, तो अब मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी को देखो तो क्या हो गए, वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हो गए। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाते हो सेम वाला। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड में क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू एज्यूम। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज्यूम मीन लेते हैं। हम अपनी मर्जी से एक एज्यूम मीन ले लेते हैं, वो करते हैं, एक्स हो जाता है, यहाँ पे हम एक्स माइनस ए करते जाते हैं। ठीक है, एज्यूम मीन जो भी वैल्यूज होती है उसमें से एक एज्यूम मीन उठा लेते हैं, उसी से माइनस करते हैं सभी एक्स वैल्यूज को, और फिर इस एज्यूम मीन में प्लस कर देते हैं ए, क्योंकि जो यहाँ पे माइनस करते हैं वही यहाँ पे हम प्लस करते हैं। तो ये आपको इतना समझ अभी नहीं आएगा, तो आप इसको एज इट इज रखिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट ये फॉर्मूला एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ डी एक्स। समेशन ऑफ डी एक्स मतलब अब मेरे पास क्या है, एक्स ऑब्जर्वेशन है, एक्स माइनस ए किया, अब मैंने डी एक्स निकाला। डी एक्स मीन्स अब ये जो मेरे पास एक्स है यहाँ पे आया। ठीक है, अब मैं इसका समेशन करूँगी, समेशन डी एक्स किया डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ से मेरा एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ए यहाँ पे एज्यूम मीन, जो हम खुद से एज्यूम करके चलते कि जैसे लेटर सपोज 2 3 4 है, मैंने ले लिया कि चलो 3 को मैं एज्यूम मीन लेके चलती हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 - 3 करूँगी, 3 - 3 करूँगी, 4 - 3 करूँगी। इस तरह से मैं अपना मीन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, अब लेकिन आपको पता है देखो a प्लस समेशन डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पे मुझे पता है a प्लस समेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे डी एक्स के साथ क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई ना, तो समेशन f इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है, जस्ट फ्रीक्वेंसी को मैंने डी एक्स के साथ अब मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइडेड बाय एन की बजाय, नंबर की बजाय क्या आ गया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बाकी सारा फॉर्मूला जो है वो सेम रहा। ठीक है, इस तरह से आपको फॉर्मूलेस ने याद रखने हैं। देखो रट्टा नहीं मारना है, आपको क्लियरली पता चल गया ना, यहाँ पे हमने dx निकाला था, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं थी इसलिए मैंने डेविएशन ली थी x की।
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई तो मैंने फ्रीक्वेंसी को dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब सेम वे वहीं पे इसी तरह से मेरे फॉर्मूले आएंगे कि x है, f है, ठीक है, x माइनस ए किया, dx निकाला, फिर f इंटू डी एक्स किया, ठीक है, f इंटू डी एक्स किया, फिर समेशन ऑफ f इंटू डी एक्स किया, और इसकी हेल्प से मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। स्टेप डेविएशन में हम x माइनस ए के साथ क्या करते हैं, c को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो dx बार है, dx बार इज इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस ए ही था ऊपर, अब मैंने नीचे और अपनी कैलकुलेशंस को ना सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने डिवाइडेड बाय c कर दिया। डिवाइडेड बाय c मीन्स जैसे अगर सपोज करो 20, 30, 40, 50, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है, x है, तो आप देख रहे हो इन सब के बीच में डिफरेंस कितना है, इंटरवल कितना है, 10 यूनिट्स का। तो ये जो 10 है ये मेरा क्या बन गया, c, कांस्टेंट, इंटरवल भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो है कॉमन फैक्टर है कि इन सभी में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस 10 का है, तो यहाँ पे 10। अगर कॉमन डिफरेंस 5 का होता है, जैसे लेट अस सपोज 20, 25, 30, 35, तो 5 का डिफरेंस आता है, यहाँ पे आ जाता 5, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप मेरी वीडियो को रीप्ले कर सकते हो, उसके बाद दोबारा मैं बता सकती हूँ, ठीक है, अगर आपको स्टिल नहीं समझ आएगा तो। अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप फॉर्मूलेस को मेमोराइज करो। क्लियर। ये फॉर्मूला अब देखो यहाँ पे, आप अब देखो खुद ही आपको ना डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ समेशन dx बार था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं थी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई तो क्या बन गया, समेशन f इंटू डी एक्स बार। थोड़ा सा सिर्फ चेंज करने के लिए यहाँ पे मैंने स्लैश डाला है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको यूज़ करना है। और अब आपको पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी सेम फॉर्मूला जो डिस्क्रीट सीरीज का है वही कॉन्टिन्यूस सीरीज में रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम मिड वैल्यूज निकालते हैं, फिर से वही सेम सीरीज बन जाती है, इसलिए फॉर्मूलाज भी सेम रहते हैं। जस्ट फर्स्ट स्टेप कॉन्टिन्यूस सीरीज में यही रहता है कि आपको सबसे पहले मिड वैल्यूज निकालनी पड़ती है, ठीक है, वो भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 ऑफ द सेम क्लास। ओके, अब हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट हर एक सीरीज से हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और जस्ट टच करते जाएंगे, और इसके रिगार्डिंग जस्ट वैल्यूज चेंज करके आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो जैसे डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस है ना, ठीक है। ओके, देखो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं 5, 6, 7, 8, 9। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन, अर्थमेटिक मीन मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर, और इसको डिनोट हम किससे करते हैं, एक्स बार से, ठीक है, इस तरह से एक्स उसके ऊपर बार, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम समेशन एक्स इस तरह से लिखते हैं, नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 9 + 8 + 7 + 6 + 5, ठीक है, इस तरह से 5 + 6 11 + 7 18 18 18 कितना हो गया, 32 प्लस दिस आ गया, ये मेरा टोटल आ गया 35, ठीक है। तो 35 डिवाइडेड बाय, अब नंबर कितना है, नंबर आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 के टेबल में 35 कब आता है, 5 7 सा 35, सो 7 इज माई आंसर। क्लियर। इस तरह से सिंपल है। इंडिविजुअल सीरीज के ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, या तो इंडिविजुअल सीरीज के होते हैं, या तो करेक्टेड मीन वाले क्वेश्चंस आते हैं, या तो कई बार इंडिविजुअल सीरीज में ही मिसिंग वैल्यू बताओ कि 5th आइटम कौन सा है, 4th आइटम कौन सा है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये आपके पास ऑब्जर्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस है और आपको निकालना है अर्थमेटिक, AM स्टैंड फॉर अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो कैसे, आपने सभी ऑब्जर्वेशंस को प्लस किया, अब आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 10। तो कितना है, इन सबको प्लस करो तो 580 आ रहा है। 580 को डिवाइड किया 10 से तो 58 आता है, ठीक है। 10 0 0 कट गया तो हमारे पास बचा 58। क्लियर है सबको। अगर नहीं समझ आ रहा, आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ या जल्दी जल्दी जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ स्लो मोड पे लगा सकते हो या फिर रिप्ले कर सकते हो। ओके ओके, इस इतना ही है हमारा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो गया, एक्स वैल्यूज़ के साथ साथ उसकी फ्रिक्वेंसीज भी आ गई हैं, ठीक है। तो मैंने साथ ही इसको यहाँ पे लिख दिया है कि आपको क्या करना है, एक्स वैल्यूज दी है, एक्स वैल्यूज हैं, साथ में फ्रीक्वेंसी है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायरेक्ट मेथड लगाना है। तो फॉर्मूला क्या है ये, तो आपको क्या चाहिए,
एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स निकालोगे फिर उसका समेशन करना है और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन 10 4 ज़ा 40, 20 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 100, 3 3 ज़ा 9, 90, 4 2 ज़ा 8, 80, 5 5 ज़ा 25, 250, ठीक है। तो अब इन सभी वैल्यूज को प्लस करते हो तो आपके पास सम निकल के आता है 560। देखो फॉर्मूले को, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, आपको ये नहीं समझ आ रहा मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इस तरह से याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। देखो अगर इसको समेशन को हम स्किप करें कुछ टाइम के लिए तो ये क्या कह रहा है, एफ इंटू एक्स, ठीक है। दैट मीन मुझे f के साथ x को मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने f के साथ x को मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद मुझे इसका समेशन करना है। समेशन मीन्स इसका टोटल करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मुझे f इंटू एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो f इंटू एक्स का कॉलम बनाने के बाद मैं उसके सभी ऑब्जर्वेशंस को टोटल कर दूंगी। दैट मीन समेशन ऑफ एफ एक्स कर दूंगी। तो इसको स्किप करके देखो कि क्या कह रहा है ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि f इंटू एक्स करो उसके बाद उनका टोटल कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये आप जो है वो याद रख सकते हो। ओके, तो मैंने f इंटू एक्स किया, ये मेरे पास आ गई वैल्यूज आ गई 560, f का टोटल किया जो कि डिनोमिनेटर है वो आ गया 19। तो अब मैंने क्या करना है, 560 को डिवाइडेड बाय 19 किया तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 29.4737 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 29.47। क्लियर। तो इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। और जैसे कि मैंने आपको बोला मैं डायरेक्ट मेथड की हेल्प से ही बताऊंगी अभी, ठीक है। ओके, कॉन्टिन्यूस सीरीज भी खत्म कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में अब क्या होगा, जो भी आपको एक्स गिवन होगा दे आर इन द केस इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। अब आपको इंटरवल्स की फॉर्म में जो है वो सीरीज गिवन है। ये देखो इंटरवल्स है ना, ये आपको क्वेश्चन है, कैलकुलेट करने को बोला है अर्थमेटिक मीन। तो आपको मार्क्स भी गिवन है और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है। तो आपको बोला गया है कि अर्थमेटिक मीन, तो आपको ये इंटरवल देख के ही समझ आ गया कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज। आपको वहाँ पे लिखा नहीं होगा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है, ये इंडिविजुअल सीरीज। आपको खुद ही समझना है कि ये कौन सी सीरीज की बात हो रही है, इंडिविजुअल सीरीज की बात हो रही है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस। वो कैसे अब आपको मैंने बता दिया, ठीक है। स्टिल आपको नहीं समझ आया तो आप यूनिट 4 में देखो, मैंने बड़े अच्छे से आराम से बताया वहाँ पे, ठीक है। तो अगर डिस्क्रीट वेरिएबल्स के साथ फ्रीक्वेंसी है तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला, अगर आपको इंटरवल्स क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में आपको एक्स वैल्यूज गिवन है अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसीज, देन इट इज अ केस ऑफ योर कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स गिवन है सॉरी। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, अगेन सबसे पहले आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या करना होता है, मिड वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो 0 to 5 के बीच की मिड वैल्यू क्या होगी, 2.5, 5 to 10 में 7.5, 10 to 15 में 12.5, 15 to 20 में 17.5, 20 to 25 में 22.5। डायरेक्टली आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी है, आपको अपना टाइम सेव करना है। यू हैव टू प्ले स्मार्टली, ठीक है। जैसे कि मैं बार बार बोलती रहती हूँ, आपको हार्डवर्क भी करना है, स्मार्टली प्ले भी करना है। तो आपको अपनी कैलकुलेशंस कम से कम करनी है कि आप अपना टाइम जो है ना वो सेव कर पाओ, सो दैट कि उसको आप टफ क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ आ रहे वहाँ पे आप यूटिलाइज कर सको, अपने क्रॉस चेक कर सको, अपने क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज कर सको आप अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये मेन फंडा होता है, ठीक है इनका। अदरवाइज आपको क्या करना है, 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको पता है 5/2 करूंगी तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2.5, 2 5 ज़ा 10, तो 2.5 ही मेरी वैल्यू निकल। तो देखो आपको कितने स्टेप्स जो है वो बच रहे हैं। आपको मैथ्स आपका तेज भी होगा, स्टिल आपको टाइम तो लगेगा ना स्टेप्स को यूज करने में, ठीक है। पहला स्टेप आपको ये तो लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ये डिवाइड भी करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपके पास वैल्यू आ रही है। और ऐसे मुझे सीधे पता चल रहा है ये 0 है, ये 5 है, इसके बीच की वैल्यू कौन सी आ रही है, 2 to 3 के बीच में आ रही है। तो दैट मीन 2 to 3 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, 0.5 का डिफरेंस है ना, दैट मीन 2.5, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ये मिड वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कोशिश करनी है फॉर्मूला अप्लाई किए बिना ही आप सीधे वैल्यूज पे निकाल पाओ, ठीक है, वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाओ इजीली। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, f इंटू एक्स करना। अब ये x भी मिल गया, फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, अब दोनों का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2.5 इंटू 2 किया तो आ गया 5, 8 इंटू 7.5 किया 60, 12.5 इंटू 6 75,
10 इंटू 17.5 आ गया 175, 4 इंटू 22.5 इज इक्वल्स टू 90। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन सबको प्लस करना, ठीक है। तो इन सबको प्लस किया तो मेरी वैल्यू निकल कर आती है 405। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे करना है, मुझे पता है फ्रीक्वेंसी क्या है, दिस अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एक्स। अब मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे f इंटू एक्स, सबसे पहले तो मुझे x निकालना है क्योंकि x नहीं है मेरे पास, ये तो मेरे पास इंटरवल्स हैं। तो सबसे पहला मेरा कॉलम बन गया ना यहाँ पे x, ये वाला मिड वैल्यू वाला, ठीक है। उसके बाद मुझे f इंटू एक्स करना था, मेरा कॉलम बन गया f इंटू एक्स का। अब मुझे इन दोनों का समेशन चाहिए, तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे समेशन। डिनोमिनेटर में चाहिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है। तो इन दोनों को अब डिवाइड करना है। 405 को मैंने डिवाइड किया किससे, 405 को मैं डिवाइड करती हूँ 30 से, तो ये निकल के आता है 13.50। क्लियर। तो इस तरह से ये हम कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा, मैंने लास्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैंने सीरीज़ आपके साथ शेयर करी थी, उसमें कुछ बच्चों ने सीरियसली ली है, मेरे वर्ड्स को सीरियसली लिया है और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी किए हैं कि मैम ये इस क्वेश्चन का आंसर 100 है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर 4 है। तो सीरियसली वो अच्छा लगता है, वो एक आपको लगता है कि कोई आपको अप्रिशिएट ही कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कमेंटिंग ऑन योर वीडियोज़। सो दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आई होप यहाँ पे भी आप सीरियसली इसको फोकस करो और इनके आंसर सॉल्व करो। ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है क्योंकि आप देख रहे हो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, और ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप घर पे ट्राई करो और अपने आंसर्स जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, तो मैं डेफिनेटली उसको एड्रेस करूँगी, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। ओके, अभी हमारे पास टाइम है, हम कंबाइंड मीन के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं आज, ठीक है। ओके, देखो मीन इतना ही है। अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके बाद कुछ इसमें कंबाइंड मीन के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कोरेक्टेड मीन के भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड दे आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के भी क्वेश्चंस आते हैं। दो इंडिविजुअल सीरीज के केस में वो इंपॉर्टेंट है, बट नॉट इन द केस ऑफ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज। बट स्टिल अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज अगर टच करूंगी तो डेफिनेटली मुझे कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज भी टच करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी एमसीक्यू सीरीज पे जाएंगे। तो सबके एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, एटलीस्ट आपको पता चले कि क्या फॉर्मूलेज हैं और कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कंबाइंड मीन क्या होता है, देखो कंबाइंड मीन्स हम मीन को अब कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइंड मीन में हम क्या करते हैं, एक, अब इसमें क्या होगा, मोर देन वन सीरीज। अभी तक आप देख रहे हो ना, एक ही सीरीज थी, ये देखो एक ही सीरीज है ये, ठीक है। और उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे गिवन है। हर क्वेश्चन में एक ही सीरीज की बात हो रही है और उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके ये मार्क्स आए हैं। तो हमने एक ही सीरीज की बात की है। अब अगर हमारे पास मोर देन वन सीरीज हो, फिर हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो इसलिए उसे बोलते हैं कंबाइंड मीन, ठीक है। जब हमारे पास मोर देन वन सीरीज होती है और उस केस में अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो उसे हम कंबाइंड मीन बोलते हैं। ओके, सो कंबाइंड मीन क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एक्सी बार से भी कर सकते हैं क्योंकि कंबाइंड, सी फॉर कंबाइंड मीन, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, जितनी भी सीरीज है। अगर 2 है तो आ जाएगा 1, 2, ठीक है। अगर 3 है तो 1, 2, 3। अगर 4 सीरीज है तो 1, 2, 3, 4। क्लियर, इस तरह से। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो एक्सी बार इज इक्वल्स टू, ओके, एक्सी बार दिस इज इक्वल्स टू n1 x बार प्लस n2 x बार, ठीक है, प्लस n3 x बार, इस तरह से अप टू xn बार, ठीक है। n1 क्या है, ये सॉरी n है, ये xn बार, ठीक है। n क्या है आपके पास, नंबर, हर एक सीरीज के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, और x बार क्या है आपके पास, हर सीरीज का मीन, ठीक है। x1 फर्स्ट सीरीज का मीन क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट सीरीज का आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, ये देखो यहाँ पे जो n1 है ये बता रहा है कि फर्स्ट सीरीज की आपके पास
मीन वैल्यू क्या है, x1 बता रहा है कि फर्स्ट सीरीज की मीन वैल्यू क्या है, n1 बता रहा है कि फर्स्ट सीरीज की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, n2 बता रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेकंड सीरीज की क्या है, x2 बार बता रहा है कि नंबर ऑफ जो सेकंड सीरीज है उसकी मीन वैल्यू क्या है, xn बता रहा है nth सीरीज का जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, दिस इज n, ठीक है, और xn बार बता रहा है कि n सीरीज का मीन क्या है, ठीक है, अप टू n टर्म्स तक जा रहा है कि जितनी भी नंबर ऑफ सीरीज हो उस तब तक हम इस फॉर्मूले को जो है वो ऐड ऑन करते रहेंगे। क्लियर? तो ये इसका फॉर्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलते हैं। ओके, इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको फटाफट से क्या करना है, एक टेबल बना लेना है, ठीक है। टेबल बनाओगे ना तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, इसी में मिसिंग फ्रीक्वेंसी के मतलब मिसिंग वैल्यू के बारे में पूछा जाता है। सपोज करो यहाँ पे मीन भी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी है, आपको हो सकता है फर्स्ट उसका मीन निकालने को बोला जाए, जस्ट सेकंड सीरीज के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालने को बोला जाए, तो आप निकाल सकते हो इजीली। वो कैसे, वो भी आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको देखो दो सीरीज गिवन है ना, यहाँ पे सीरीज 1 गिवन है, सीरीज 2 गिवन है। फर्स्ट सीरीज का मीन वैल्यू गिवन है, सेकंड सीरीज और नंबर ऑफ आइटम्स भी गिवन है। तो ये फर्स्ट सीरीज का मीन आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, x1 बार, ये क्या है, x2 बार, यहाँ पे क्या है n1, और ये क्या आ गया 60 क्या है आपका n2। क्लियर? तो हम इसका कंबाइंड मीन कैसे, देखो आपको n1 x1 बार भी मिल गया, n2 x2 बार भी मिल गया, ठीक है। तो कंबाइंड मीन में हम इनका जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला साथ साथ इसको हम कैलकुलेट भी कर लेंगे। देखो 12 इंटू क्या आ जाएगा, 80, इजंट इट। यहाँ पे आपके पास 12 इंटू 18, n1 क्या है 80, 80 इंटू 12 आ गया, प्लस अब नेक्स्ट n2 क्या है, n2 इज इक्वल्स टू 60 और x2 बार इज इक्वल्स टू 20। हियर n1 इज इक्वल्स टू 80 एंड x1 बार इज इक्वल्स टू 12। तो 80 इंटू 12 आ गया ये, प्लस 20 60 इंटू 20, तो आ गया ये, दोनों को प्लस कर लिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट सीरीज की प्लस सेकेंड सीरीज की, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई, 80 प्लस 60, तो 80 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 140। क्लियर? अब 88 टू ज़ 12 8 ज़ 96, तो 960 प्लस 6 टू ज़ 12, 1200, तो 960 प्लस 1200 करें तो 2160 निकल के आएगा। ये आपको कैलकुलेशंस करनी है खुद ही। 80 प्लस 60 करती तो 140, दैट मीन मुझे 2160 को डिवाइड करना है 140 से, तो मेरे पास जो है कंबाइंड मीन कितना निकल के आया, एक्सी बार इज इक्वल्स टू 15.43, ठीक है। इस तरह से आपको कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है। देखो बिल्कुल इजी है, जस्ट दोनों सीरीज के मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसके मीन को मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में प्लस ऐड करना है, फिर दूसरी सीरीज के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और मीन वैल्यू को फिर से मल्टीप्लाई करना है। अगर तीसरी सीरीज होती, लेट अस सपोज यहाँ पे 4 और 3, फिर यहाँ पे प्लस आता 4 इंटू 3, इस तरह से, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 140 प्लस 3 आ जाता, 143 आ जाता। समझ आ रहा है आपको? इस तरह से आप कंबाइंड मीन के भी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दूसरा ये क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे। द मीन हाइट ऑफ 25 फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ द शाइनिंग स्टार्स अकेडमी इज 61 सेंटीमीटर एंड द मीन हाइट ऑफ 35 मेल स्टूडेंट्स इन द सेम इंस्टीट्यूट इज 58 सेंटीमीटर। फाइंड द कंबाइंड मीन। देखो यहीं से आपको पता चल रहा है कि आपको कंबाइंड मीन निकालना है, ठीक है। आपको क्या करना है, कंबाइंड मीन यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके कंबाइंड मीन के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो n1 भी आ गया, n2 भी है, x1 भी है, x2 बार भी मिल गया, सब कुछ गिवन है आपको, जस्ट आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो 25 इंटू 61 प्लस 35 इंटू 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 25 प्लस 25 प्लस 35, तो इसको आप कैलकुलेशंस करो और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे
कोरेक्टिव मीन के क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन, और इस अर्थमेटिक मीन को वाइंड अप करेंगे विद सम प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे आएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन दिस कोरोना पीरियड, कोरोना पीक पे चल रहा है, तो प्लीज़ अच्छे से प्रिकॉशंस लीजिए, जितना हो सके घर पे रहिए। इनको भी बहुत ज़रूरी काम है, तो ही आप घर से बाहर निकलिए, ठीक है। एंड प्रिपेयर वेल फॉर द एग्ज़ाम ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच।